नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को लगातार फटकार लगती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं फटकार इस हद तक लग रही है कि योगी सरकार गफलत में आ गई है। कह सकते हैं कि चाहे वो बुलडोजर एक्शन को लेकर हो, चाहे अनुराग दुबे मामले में हो, हाल ही में फटकार लगी है। और महाराजगंज में जो चौड़ीकरण, जो सड़क का चौड़ीकरण किया गया था, उसमें जब घरों को बुलडोजर से जमींदोज किया गया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी फटकार लगती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। केपी मलिक जी, आपका 4 पीएम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा और थोड़ा सा समझना चाहूंगा। इस वक्त यूपी की राजनीति बहुत ज्यादा गर्म है, चाहे वो संभल घटना हो, चाहे उपचुनाव के नतीजे हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कड़े शब्दों में योगी सरकार को अल्टीमेटम देना या फटकार लगाना किस तरीके से दिखाता है और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अगर आप देखें, ये कोई मामला खाली उत्तर प्रदेश का नहीं है। पूरे देश में ही अगर आप देखें या केंद्र सरकार को देखें, ना वो किसी सुप्रीम कोर्ट से डर रहे हैं, ना वो किसी एजेंसी से डर रहे हैं। मन माफिक काम कर रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। खासकर उत्तर प्रदेश में जब योगी की सरकार 2017 में बनी थी, तो ये एक मैसेज देने में कामयाब रही थी कि उत्तर प्रदेश में सुशासन आ गया है और शासन बहुत अच्छा है और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन वही कानून व्यवस्था आज गले की हड्डी योगी जी के लिए बन गई है। पुलिस जो है बेलगाम हो गई है। पुलिस जो है अपना काम कर रही है, वसूली कर रही है, जिसको चाहे उस पर मुकदमे लाद दे रही है। पुलिस उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है बेलगाम है और कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है, योगी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी बात देखें कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, अगर कहीं भी पुलिस ने कोई इस तरह की एफआईआर कर ली, किसी के खिलाफ कोई मामला आ गया और खासकर वो लगता है कि ये विपक्षी दल से जुड़ा हुआ है या किसी अखिलियत का मामला है या कोई ऐसा है कि जो पार्टी विरोधी है, क्योंकि उसमें खाली हम एक समाज को ही देख लें ऐसा नहीं है। ये तो अनुराग दुबे है, तो ये तो हिंदू ही है, मुसलमान तो है नहीं। तो इस तरह के लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, क्योंकि ये लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ हो सकते हैं या कहीं उस तरह की कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। आप बुलडोजर का इस्तेमाल करने के लिए भी कानून के दायरे में रह के ही बुलडोजर का इस्तेमाल होना चाहिए। आपको याद होगा कि 6 नवंबर को भी जब महाराजगंज की घटना हुई थी, तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा था। और आपने देखा भी 2 दिन पहले तो कितनी भयंकर डांट पड़ी है और डीजीपी को भी धमकी या उसको फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या बार बार सुप्रीम कोर्ट को ही हर जगह आना पड़ेगा? सरकारें किस लिए है? तो आज जिस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन पे, उत्तर प्रदेश सरकार पे और योगी जी पे, तो मुझे लगता है कि ये इनके लिए मुश्किल आने वाले वक्त में खड़ी होगी। लेकिन अगर दूसरी तरह से मैं कहूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार है, उनका निशाना कुछ और है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगर आप पूछेंगे। जी बिल्कुल। केपी मलिक जी, आपसे ही समझना चाहूंगा। देखिए, बुलडोजर एक्शन पर लगातार सरकार सवालों के घेरे में खड़ी होती रही है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को फिर कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। इसके बाद अगर बात करते हैं, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, महाराजगंज में 2019 का जो मामला था, उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है 25 लाख का, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि ठीक है, मुआवजा आप दीजिए। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि छवि लगातार यूपी में योगी सरकार की अब गिरती हुई नजर आ रही, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर हल्ला बोल करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं चेतावनी भी अब दे रहा है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने खुद ही कहा कि जिस प्रकार से आप बेहतरीन कानून व्यवस्था का दावा करते थे और वो एक परसेप्शन योगी सरकार में बना था, वो टूटता नजर आ रहा है, वो छिन-भिन होता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इस पे लोगों को संशय शुरू हो गया है कि संशय बना हुआ है लोगों का। जिस प्रकार से कई जगह महिलाओं का बलात्कार हुआ, लड़कियों का बलात्कार हुआ और उनकी बाद में हत्या भी की गई। इसके बाद में कई सारे लूटपाट की बड़ी घटनाएं हुई।
आपने देखा होगा पिछले दिनों एक ज्वेलर्स को लूट लिया गया था और उसके यहाँ लगभग 1.25 से 1.5 करोड़ की लूट हुई थी और पुलिस अपराधियों को किस तरह से पकड़ पाई और कुछ वसूली भी नहीं कर पाई। तो इस तरह से पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उंगलियां उठ रही हैं, सवाल उठ रहे हैं और उसी के मद्देनजर ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का आया है और सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को चेताया है कि बाज आओ। तो अब कितने बाज आते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कितना सुधरती है, योगी जी उस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या सोचते हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आज वो बात नहीं रही है जो हम 3 साल 4 साल पहले उत्तर प्रदेश में देख रहे थे। अभी कहीं ना कहीं मुझे योगी सरकार की और योगी जी की छवि कानून के मामले में कम से कम धूमिल होती नजर आ रही है, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। जी बिल्कुल। केपी मलिक जी, देखिए, इससे पहले का मैं जिक्र करूं तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो है योगी गवर्नमेंट जो है वो जनता के बीच में जाती रही है और कहीं ना कहीं इसकी वाहवाही भी लूटती रही है। और ऐसे में बीजेपी के महकमे से ही जुड़े हुए कई ऐसे कद्दावर नेता अधिकारियों पर तमाम आरोप लगा देते हैं कि इस सरकार में उनकी नहीं सुनी जा रही। इस तरह के आरोप आपने भी देखे होंगे पिछले समय लगते हुए नजर आए। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और फटकार लगाई है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का जो ढिंढोरा सरकार पीट रही है, खुद ही के खेमे से जुड़े हुए तमाम ऐसे बीजेपी के कद्दावर नेता है जो खुलकर विरोध कर चुके हैं और इसके बाद ये फटकार लगती हुई, आपको लगता है कि कुछ मामला बनेगा या खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अब कोई कड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे या डीजीपी अपनी कार्यशैली में कोई सुधार करेंगे? देखिए, जिस प्रकार से ये जो अभी बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूं कि योगी जी इसमें मजबूत हुए हैं और वो जो बेलगाम कुछ अफसर हैं, चाहे वो पुलिस के अफसर हों, चाहे वो दूसरे प्रशासनिक अफसर हों, उन पर लगाम लगाने की कोशिश जरूर करेंगे अगर उनको अपनी छवि बचानी है। मैं यहाँ भी ये निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी 7 साढ़े 7 साल के मुख्यमंत्री के ऊपर सीधा सीधा कोई आरोप ना लगना, ये भी योगी जी की एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन योगी जी की इस उपलब्धि में पट्टा लगाने का काम उनके प्रशासन के लोग कर रहे हैं, कुछ उनके समाज के लोग कर रहे हैं। जैसे कि आज मुख्य तौर पे 2 चीजें उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। कई लोगों का कहना है कि ठाकुरवाद चल रहा है और अगर आप ठाकुर हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, आप जो मर्जी करिए। दूसरा क्या है कि पुलिस बेलगाम हो गई है और कानून व्यवस्था, जो चीज का ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि बहुत अच्छी कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जबरदस्त उत्तर प्रदेश का है, उसमें भी अब सेंध लगती नजर आ रही है। तो ये आने वाले समय में योगी की छवि को नुकसान करेगा और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से योगी अब थोड़ा मजबूत होकर उभरे हैं और दिल्ली से भी थोड़ा उनको अब छूट मिल गई है, क्योंकि दिल्ली लगातार उनके ऊपर दबाव बनाए हुए थी। मुझे नहीं लगता जो बाई इलेक्शन में उन्होंने रिजल्ट दिया है उससे दिल्ली उनके ऊपर अब दबाव बना पाएगा। तो मुझे लगता है कि योगी इस पे जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और हो सकता है कि इस प्रकार के कोई अगर अधिकारी पकड़े जाते हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी हो। कई घटनाएं मेरी नॉलेज में हैं जिनको मैं बहुत पर्सनली भी देख रहा हूं। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, खासकर मेरठ में भूमाफिया बेलगाम है। और भूमाफिया ऐसी कोई जमीन नहीं, सरकारी जमीन को तो वो चुपचाप कब्जे में ले ही ले रहा, उसका तो विरोध सरकार कर ही नहीं पा रही है क्योंकि खुद प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मिली हुई है। लेकिन अब वो इतना उसका जो है डर खत्म हो गया है कि वो आसपास के किसानों की या जो सरकार पट्टे देती है कई गरीब लोगों को उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और या तो उनसे लिखवा ले रहे हैं या उनको डरा दे रहे हैं और डरा के धमका के जबरदस्ती करके इस तरह की जमीन हथिया के और उस जमीन को बेच दे रहे हैं। तो जब आप सरकारी जमीन को बेच रहे हैं, रेलवे जैसे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे इतना बड़ा महकमा है, उसकी जमीनें भूमाफिया उत्तर प्रदेश में बेच ले रहा है, किसानों से जबरदस्ती जमीन छीन के बेच ले रहा है, तो ये जताता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो दिखाई जा रही है वो बिल्कुल नहीं है और कहीं ना कहीं भूमाफिया का और जो दूसरे लोग हैं उनका कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव है और प्रशासन के अधिकारी, पुलिस, ये सब मिलकर मोटी मलाई खा रहे हैं। और योगी जी इससे जो है अनजान है या ये बात उन तक पहुंच नहीं रही है, ये चीजें समझ में आने वाली नहीं है क्योंकि लगातार समाचार पत्रों में हम जैसे लोग सोशल मीडिया पे भी उठा रहे हैं। तो ये बात योगी जी तक नहीं जा रही है या जा रही है तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये भी सवाल अब जनता के बीच में खड़े होने लगे हैं क्योंकि आम आदमी है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। मैं मेरठ की बात करूं, वहां के तमाम लोकल समाचार पत्रों में, लखनऊ के समाचार पत्रों में कई लोग हमारे पास दिल्ली तक पहुंचे, हमने भी यहाँ जो है छापा है। उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई एक्शन दिखाई ना देना लगता है
कि योगी जी कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने पस्त नजर आ रहे हैं मुझे। जी बिल्कुल, और ये इस बात का इशारा करता है कि कहीं न कहीं यूपी में इस वक़्त लाल फीताशाही जो है, वो हावी होती हुई नज़र आ रही है। एक सवाल ये भी उठता है, देखिए, जैसा कि आपने भी कहा कि राजस्व के कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर मिलीभगत की बात निकल कर सामने आती है। मेरठ का आप ज़िक्र कर रहे हैं, नोएडा। अगर थोड़ा-सा इधर आ जाते हैं यूपी के मतलब लखनऊ से जुड़े हुए इलाके, यहाँ पर भी इस तरह के तमाम मामले हैं, जो पंजीकृत किए जाते हैं। लेकिन लोगों की तरफ से जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोगों का ये कहना है कि सरकारी आदेश तो हमारे लिए बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकारी हमारी नहीं सुन रहा है। अधिकारी जो है, हम जाते हैं उनसे मिलने, वो हमें समय नहीं देते हैं, या हम एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो उस पर भी कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यहां तक कि आरोप ये भी लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि नेता है, यानी कि बीजेपी से चुने हुए जो सांसद विधायक है, उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है थानों में। तो फिर कैसे जनता की सुनवाई होगी? तो ऐसे में क्या कुछ बड़ा चैलेंज जो है वो योगी गवर्नमेंट के लिए निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, अगर आप इसमें देखें, मैं वेस्टर्न यूपी का जिक्र इसलिए किया कि यहाँ पे मेरी बारीक नजर बनी रहती है। ये पूरे जी। उत्तर प्रदेश का हाल है। पिछले दिनों हमने इलाहाबाद में भी इस तरह के किस्से सुने थे, लखनऊ की लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं, और कानपुर में बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो आती रहती है, हम लोग पढ़ते हैं और हम लोग उनको समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली ये घटनाएं पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रही, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश की घटना इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट का आदेश है कि भू माफिया से इनको कब्जा दिलाया जाए, किसानों को, और जो ये गरीब लोग हैं जिनको पट्टे मिले हुए हैं, सरकारी पट्टा है, सरकार ने उनको दिया है, वो बेच भी नहीं सकते, उनको भू माफिया कब्जा करके जो है कॉलोनी काट के बेच रहा है। तो इस तरह के मामले में पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, और भू माफिया वहां पे चौड़ा होकर घूम रहा है। कम से कम जो है 4 से 5 दर्जन मुकदमे कई भूमाफियाओं के ऊपर चल रहे हैं, और वो जो है मौज काट रहे हैं वहां पे, सरकार उनके सामने पस्त दिखाई देती है। तो ऐसे में मेरा कहना यह है कि अगर भू माफिया का नंगा नाच उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो सरकार क्या करे। और ये बात आपने सही कही है कि उसमें खाली ये नहीं है कि कोई आम आदमी या विपक्ष के कोई पार्टी के नेता या उनके कार्यकर्ता ही इससे त्रस्त हैं। इससे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या दूसरे जो इनके जो संगठन है, उनके लोग भी परेशान हैं। उन लोगों के, कई लोगों के घरों पे और जमीनों पे कब्जे भूमाफिया ने किए हुए हैं, क्योंकि भूमाफिया को संरक्षण सरकार से मिला हुआ है, इसलिए वो उनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। तो ये बहुत गंभीर स्थिति उत्तर प्रदेश में है, और आप इसीलिए तो आपको देखना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसे संज्ञान थोड़ी ले लिया। भाई, सुप्रीम कोर्ट के पास भी तमाम खबरें हैं कि पुलिस किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। वो खाली अनुराग दुबे के मामले पे इस तरह की टिप्पणी कर रही है, ऐसा नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश का मामला जो है संज्ञान में है, और बुलडोजर की तो उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। उसी को देख के वहां पे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बुलडोजर का जो है दुरुपयोग शुरू हुआ है। बुलडोजर का अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो आपको किसी को जवाबदेही आपकी नहीं है क्या? भाई, आप बुलडोजर से किसी का घर जमींदो करेंगे तो उसको नोटिस देंगे, उसको बताएंगे। आप पूरे उत्तर प्रदेश को अगर तोड़ने की बात करेंगे, गांव में किसी के भी घर में आप जाएंगे, कौन सा गांव का ऐसा व्यक्ति है जो कागज रख के बैठा हुआ है? उसका पुश्तैनी घर है, उसको खुद नहीं पता कि कब से वो इस घर में रह रहा है, उसके पुरखे चले गए, कोई कागज ही नहीं है। गांव में अगर आप जाके सर्वे करें, देखें, तो 90% लोगों के पास आपको कागज नहीं मिलेंगे घरों, और वो सब घरों में तो ऐसे ही घर बनाए हुए लोगों ने। किसी ने तालाब के किनारे था, तालाब बढ़ा लिया थोड़ा सा और उस पर घर बना लिया, तो वो कहां से कागज लाएगा? तो तोड़ दीजिए उसका जाके। तो आप क्या अभी जो 90% लोग रह रहे हैं उनके घरों को तोड़ेंगे क्या, या कुछ चुनिंदा लोगों को तोड़ेंगे? तो ये अव्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, इससे कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है, और मुझे लगता है कि योगी जी को अपनी साख को बचाने के लिए इन चीजों पे एक्शन लेना चाहिए। और इससे, मैंने जैसा कि पहले भी कहा, कि इससे आम आदमी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक टिप्पणी अगर कर रहा है तो वो हवा में नहीं कर रहा है। कुछ ना कुछ चीजें हैं जिनको गंभीरता से योगी जी को और उनके लोगों को लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो उनको आने वाले चुनाव में भी इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, और इसका जीता जागता उदाहरण भी मैं उसका भी ज़िक्र करना चाहूँगा आपसे और थोड़ा-सा समझना चाहूँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अनुराग दुबे मामले की सुनवाई होती है। याचिकाकर्ता के खिलाफ
कोर्ट खुद कहता है कि जितनी बार भी जो है आप इनको सामने लाने की बात कहते हैं तो उतनी बार जो है एक नई एफआईआर आप दर्ज कर देते हैं। तो ये क्या चीज दिखा रहा है? और सरकार का रवैया जो है बिल्कुल ढीला है, इस पर कोई भी अंकुश नहीं लग पा रहा है। तो ये रवैया मनमाफिक हो रहा है या इसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप है, या सरकार से जुड़े हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो लाल फीताशाही को हावी करते हुए नजर आ रहा है ताकि जनता जो है वो आवाज बुलंद ना कर पाए? आपको क्या कोई ये भी एंगल समझ में आता है? देखिए, मैं इसको दूसरे एंगल से समझता हूं और जी आप इसको थोड़ा सा सेंट्रल के लेवल से देखिए जी कि सेंट्रल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी खिलाफ लोग थे, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की तो सब पाक साफ हो गए। भयंकर जो है घोटालेबाज लोग थे, चाहे वो अजीत पवार हो, सीएम, डिप्टी सीएम तक वो बन गए, चाहे आपके हेमंत शर्मा हो, उसकी बुकलेट भारतीय जनता पार्टी ने छापी थी और चलाई थी कि इनसे भ्रष्ट नेता पूरे भारत में नहीं है। आज वो नाक का बाल है अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के। तो यही परिणति क्या है, अगर अनुराग दुबे कल को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले तो कोई तकलीफ नहीं होगी उनको। तो इसलिए क्या है कि ये जो दोहरी रणनीति कुछ सियासी दलों की चल रही है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की, तो ये जताती है जनता कहीं ना कहीं उदास है, इस चीज को लेकर निराश है। लेकिन जनता के सामने भी कोई इस तरह की चीज दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि विपक्ष भी कहीं ना कहीं दबाव में नजर आता है। विपक्ष सड़कों पर नहीं उतर रहा है। विपक्ष संविधान सिर्फ वहीं तक बचाता है जहां तक इलेक्शन हो जाता है, उसका कैंडिडेट या तो जीत जाता है या हार जाता है। अब जब तक आपके उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन चल रहा था तो संविधान बचाओ चल रहा था। अब समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जीत गए, साथ भाजपा के जीत, संविधान बच गया और जो है उनके विधायक बन गए, और इधर भाजपा के अपने विधायक बन गए। अब ये सरकार में शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है समाजवादी पार्टी सो जाएगी। क्या समाजवादी पार्टी को अगर दिक्कत है, चाहे वो चुनाव आयोग से, चाहे वो किसी जो जिस तरह की चर्चा हम कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा तो समाजवादी पार्टी को भी करनी चाहिए। क्या वो सड़कों पर उतरेंगे? क्यों नहीं उतरेंगे? जो मुख्य विपक्षी दल सेंट्रल में मैं देखता हूं कांग्रेस, वो भी संविधान बचाने की मुहिम चला रहा है, बात कर रहा है। तो खाली क्या टेलीविजन पे स्पोक्स पर्सन या खाली सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे ही संविधान को बचाएंगे, या सड़कों पे भी उतरेंगे? अगर वास्तव में आप संविधान को बचाने की बात करते हैं और आपको संविधान खतरे में नजर आ रहा है, तो आपको जेपी आंदोलन की तरह जेपी बनना पड़ेगा। जेपी ने नहीं कहा था कि मैं आंदोलन इसलिए कर रहा हूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है या मुझे सरकार में शामिल होना है, वो तो किसी सरकार में आएगी नहीं। तो आपको इस तरह की मूवमेंट चलानी पड़ेगी जब आपके सामने चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। और या फिर इनको जो है झूठी सिद्ध करिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हवाबाजी है। ये राजनीतिक पैंतरेबाजी नहीं है, ये अपने सियासी जो है फायदे को देखने के लिए, अपने नुकसान को कम करने के लिए, अपने लोगों को जिताने के लिए जो बेजा इस्तेमाल एजेंसियों का और इस तरह प्रशासन का, पुलिस का हो रहा है, ये कम से कम इसके ऊपर उंगली उठाना सबसे ज्यादा काम विपक्ष का है। हम और आप तो उठा ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष को धरातल पे उड़ना पड़ेगा। हम लोग सड़कों पे उतर के काम नहीं करेंगे, सड़कों पे तो विपक्ष को ही उतरना पड़ेगा। और विपक्ष बिल्कुल ने भी ये बना लिया है कि जब चुनाव आते हैं, मशीनों में गड़बड़ है, चुनाव आयोग खराब है, संविधान खराब हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं सब ठीक हो जाता है और सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तो ये अगर आप चुनाव तक इसको सीमित रख देंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। विपक्ष को बिल्कुल तमाम मुद्दे लेके सड़कों पे आना पड़ेगा, तभी सरकार पे इस तरह का दबाव बनेगा। और जनहित के मुद्दे विपक्ष को उठाने का काम है। अगर सरकार कोई गलत रास्ता अपना रही है तो उसको रोकने का काम विपक्ष का है, और मजबूत विपक्ष अगर नहीं है तो फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी। बिल्कुल, जैसा कि आप ज़िक्र कर रहे हैं आंदोलन की, तो कल की बैठक आपने भी देखी होगी, सीडब्ल्यूसी की बैठक होती है, मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं, राहुल गांधी जाते हैं, शरद पवार भी कल अपनी बात रखते हुए नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, ईवीएम को लेकर हम अब सड़कों पर उतरेंगे, हल्ला बोल करेंगे। तो हमें लगता है रणनीति हो सकता है कि आने वाले समय में तय कर पाएँ और हो सकता है कि इसको लेकर कोई बड़ा रुख विपक्षी खेमे की तरफ से निकल कर सामने आए। एनकाउंटर पर वापस से आना चाहता हूँ, एनकाउंटर पर भी कई बार राजनीति हुई है यूपी में। इससे पहले आपने भी देखा होगा बहुत करीब से कि सुल्तानपुर में घटना जो घटित हुई मंगेश यादव को लेकर, उसमें भी तमाम राजनीति हुई और एनकाउंटर पर तमाम सवाल खड़े कर दिए गए। और ऐसी ही हालत उपचुनाव में भी है जहां पर प्रशासन का दुरुपयोग करने की बात अखिलेश यादव जी की तरफ से कही जाती है। आपको क्या लगता है कि वाकई ये जो एनकाउंटर्स हुए हैं
या ये उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं ये बहुत कुछ मैसेज देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई घालमेल है, या सरकार की जो मंशा थी इनको लेकर वो स्पष्ट नहीं थी? देखिए, मेरा जो पत्रकारिता का जीवन है लगभग 3.5 दशक मेरे को हो गए हैं। जी। ये बात जरूर है कि जिसकी सत्ता होती है वो कुछ दुरुपयोग भी करते हैं, अपना चुनाव जीतने के लिए प्रशासन का, पुलिस का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अभी स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है, जो दिखाई देता है साफ-साफ। अगर हम इस प्रकार से कुंदरकी सीट का एक उदाहरण ले लें, जहां पे 60% मुस्लिम है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतना आश्चर्यजनक है। क्यों? क्योंकि पुलिस उस मोहल्ले को ही घेर रही है जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग होगी। पुलिस उसको घेर लेती है। और इसमें जो पार्टी होती है, जिसकी सत्ता है, वो पार्टी तो जो करती है। कई सारे उत्साहित अफसर होते हैं, उनको लगता है कि मैं अगर अच्छा रिजल्ट देता हूं और अच्छी तरह से इलेक्शन को मैनेज कर लेता हूं, तो मेरे से पार्टी के लोग बड़े खुश होंगे, और मेरे से हो सकता है मुख्यमंत्री भी खुश हो, मेरे से मंत्री भी खुश हो, तो मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरी पोस्टिंग अच्छी जगह हो जाए। तो इसमें भी कई सारे ऑफिसर उतावले होकर इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। कई जगह ये नहीं होता कि उनके ऊपर कोई दबाव है करने का, वो खुद ही कर देते हैं। ऐसी कई घटनाएं भी मैंने देखी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जिसकी सरकार होती है, बाई इलेक्शन लगभग वही पार्टी जीतती है, क्योंकि लोग भी, अगर थोड़ा सा इसको हम दूसरे एंगल में देखें, हालांकि वो 20% लोग होंगे ऐसे, उनको ये लगता है कि अगर हम सत्ताधारी दल के उम्मीदवार को जिताते हैं, तो शायद हमारे क्षेत्र में भी कुछ विकास कार्य हो जाएंगे। और अगर हम विपक्षी कैंडिडेट को जिताते हैं, तो हमारे हाथ तो कुछ लगेगा नहीं। और बाई इलेक्शन का समय भी कम होता है। अगर आज ही आप बात करें, तो मोटा मोटी 2 साल का समय है। 2 साल में कोई विधायक क्या कर लेगा, नहीं कर लेगा, 1 साल पहले तो चुनाव का माहौल वैसे ही बन जाता है। तो एक ये भी परसेंटेज रहती है कि लोगों की सोच थोड़ी बदल जाती है। और दूसरी ये रहती है कि पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई दूसरा प्रशासन हो, अधिकारी हो, चुनाव आयोग हो, उसको भी ये लगता है कि जिसकी सत्ता है उसके साथ ही नतमस्तक होना पड़ेगा। वो विपक्ष के साथ जाके तो खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये तमाम इस तरह के फायदे होते हैं, और उससे सत्ताधारी दल को सीटें मिलती रही हैं। चाहे इसमें आप किसी भी सत्ताधारी दल को ले लीजिए, वो मायावती का राज हो, चाहे वो अखिलेश का राज हो, चाहे मुलायम सिंह का राज हो, और चाहे अब योगी जी का राज। इस तरह से थोड़ी चीजें होती रहती हैं। लेकिन पिछले दिनों से जो हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो किसी राज्य में हो, चाहे वो हरियाणा में अभी हाल में सरकार आई है, महाराष्ट्र में आपके सामने चीजें हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने पीक पे ले गई है इस चीज को, जो कहीं ढके छुपे होती थी, वो खुलेआम कर रही है। तो ये कई सारी चीजें हैं जो इंगित करती हैं कि पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत दबाव है। और ये तो प्रदेश की बात है। अगर आप सेंट्रल में देखते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज में कहा था कि सीबीआई सरकार का तोता है, ये तो कांग्रेस के राज में कहा था। तो ऐसा तो था नहीं कि कांग्रेस मिसयूज सीबीआई का नहीं कर रही थी। तो जिस प्रकार से पुरानी सरकारें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का मिसयूज कर रही थी, और वो दिखता कम था, वो भारतीय जनता पार्टी बेजा इस्तेमाल उसका कर रही है, और वो सबको दिखाई दे रहा है। और एहसास लोगों को होना शुरू हो गया कि सीबीआई का, ईडी का, चुनाव आयोग का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि ये ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए दिखाई दे रहा है। पहले कम होता तो दिखाई नहीं देता, होता पहले भी था। जी। जी, बिल्कुल। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे है, थोड़ा-सा समझना चाहूँगा इस बात को भी, कि सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पिछले दिनों काफ़ी फेरबदल देखने को मिला। कार्यकाल डीवाई चंद्रचूड़ जी का पूरा हुआ और इसके बाद में नए सीजेआई ने शपथ ली। आपको लगता है कि ये बदलाव भी बहुत कुछ इशारा कर रहा है, या इस बदलाव के बाद बहुत कुछ बड़े निर्णय ऐसे हुए जो सरकार के गले नहीं उतर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें, चंद्रचूड़ जी के कई फैसले ऐसे हैं जो लोगों को लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। अभी नए चीफ जस्टिस आए हैं, अभी उनके कुछ फैसले आएंगे, उससे लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से बदलाव की चीजें हैं। हालांकि जिस प्रकार से कोर्ट ने 2 दिन पहले आदेश दिया है, तो उससे लगता जी। है कि बहुत बढ़िया निर्णय है, और निष्पक्षता जनता के सामने रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से सीधे सीधे आप किसी भी मस्जिद का सर्वे करना, कहीं भी घुस जाना, अब कल को, अभी तो आप याचिकाएं दायर कर रहे हैं कि मस्जिद का सर्वे होना चाहिए। अब कल को मुस्लिम लोग भी जो है याचिका दायर करने लगेंगे, मंदिर का सर्वे होना चाहिए। कई जैनी लोग आ जाएंगे, फिर बौद्ध लोग सर्वे करने लगेंगे। तो इससे एक अराजकता कहीं ना देश में ना फैल जाए,
तो मुझे लगता है कि इस हद में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, या मोहन भागवत जी ने भी इस मामले को भांप लिया है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें हर मंदिर के नीचे शिवलिंग ढूंढने की, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसी के मद्देनजर उनका ये बयान आया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस चीज पर संज्ञान लिया है, जिस प्रकार से उनसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की भी याचिका थी और कुछ लोग जो गए थे खारिज उसको किया है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है। बाकी कुछ और फैसले आएंगे तो उसी से हमें आइडिया लगेगा कि कोर्ट किस प्रकार जा रही। जी बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए केपी मलिक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि राजनीति में इस वक़्त बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है और परिवर्तन इस वजह से क्योंकि तमाम आरोप और प्रत्यारोप के दौर जो है इस वक़्त देखने को मिल रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट का हम ज़िक्र कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कुछ ऐसे सख्त निर्णय लिए हैं जिससे योगी सरकार जो है वो गफलत में है और कहीं न कहीं एक सवालिया निशान भी उनकी कार्यशैली पर लगता हुआ नज़र आ रहा है। पुलिस महकमे की खास तौर पर हमने बातचीत यहाँ पर की कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि पुलिस जो है वो एन्जॉय कर रही है। मतलब लगाम जो है वो लगाम नहीं है जो होती थी और कहीं न कहीं अधिकारी जो है वो मदमस्त होते हुए अपने काम को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ी फटकार लगाई है। इस फटकार के बाद अब योगी सरकार का अगला रुख क्या होगा? क्या वाक़ई इन अधिकारियों पर जो बेलगाम हो गए जैसा कि कड़े फटकार में समझ में आता है, इस पर कोई ज़रूरी अंकुश लग पाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।